नमस्ते श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो आरबीएल इंडिया 90.4 एफएम। मैं आपका दोस्त और होस्ट पंकज गुप्ता अपने खास कार्यक्रम सेहत सहित लाभ कई में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ रायबरेली एम्स में ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर गौरव उपाध्याय हैं। हम उनसे बात करेंगे आर्थो के संबंधित कुछ जो आपके मन में सवाल हैं उनका जवाब हम जानेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार पंकज जी। सर, हम आज आपके पास आए हैं हमारे श्रोताओं की मांग पर कि हम जान सकें, श्रोताओं को बता सकें आपके माध्यम से कि आर्थो से संबंधित जो समस्याएं आती हैं उनको किस तरह से आप हैंडल करते हैं और किस प्रकार से यहाँ आप उनका इलाज होता है। सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जो एम्स में होती है उसमें नवीनतम तकनीक क्या है और उसको कितने सफलता के साथ आप लोग कर रहे हैं? 2021 के बाद से हम लोगों ने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी और यहाँ पे चालू की है एम्स रायबरेली में। और अभी पिछले कुछ दिनों पहले हम लोगों ने रोबोट की सहायता से भी जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है घुटने का जो प्रत्यारोपण होता है वो हमने स्टार्ट किया है। तो उसमें का लाभ 2 मरीजों को मिला था। और रोबोट के माध्यम से जो सर्जरी होती है उसमें प्रिसीजन जो होता है वो बढ़ जाता है। जो इम्प्लांट की लाइफ है, जितने साल वो मरीज़ के घुटने में इम्प्लांट चल सकता है, उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है रोबोट की सहायता से प्रत्यारोपण या जॉइंट रिप्लेसमेंट करने में। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होती मरीज को बाद में? नहीं, रोबोट की वजह से कोई स्पेसिफिक अलग से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। एक ऑपरेशन में जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जनरल जॉइंट रिप्लेसमेंट में, वही कॉम्प्लिकेशन रोबोट के सहायता से ऑपरेशन करने में भी है। अच्छा, पहले मैनुअल सर्जरी होती थी, अब रोबोटिक सर्जरी आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान है? इस बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जब हम रोबोट की सहायता लेते हैं तो उसमें पूरा ऑपरेशन जो है वो रोबोट नहीं करता। अच्छा। उसमें जैसे जो स्टेप्स हैं ऑपरेशन के वो सर्जन के माध्यम से ही किए जाते हैं। और जिस स्टेप में हड्डी को काटा जाता है ताकि इम्प्लांट की पोजीशन हम लगा सकें, उस स्टेप का जो काम है वो रोबोट के माध्यम से किया जाता है। इसके पहले और इसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो सर्जन जो है मैनुअल जो सर्जरी जैसे होती थी उसी तरीके से किया जाता है। एम्स में की ओपीडी में जो आर्थो संबंधित मामले आते हैं उसमें आपको जब भीड़ बढ़ जाती है पेशेंट की तो दिक्कतें नहीं होती हैं? कई बार ऐसा होता है ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में कि मरीज़ों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मरीज़ आसपास के ज़िलों से भी यहाँ पे दिखाने आते हैं। तो थोड़ा सा हमें धैर्य रखना होता है उस समय, ताकि हम सारे मरीज़ों को देख पाएँ। और कई बार मरीज़ों को देखते देखते हमें शाम भी हो जाती है, तो हम भी मरीज़ों को समझाते हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखें वो भी। इसके अलावा तो बाकी कोई और वैसी बड़ी चुनौती नहीं है। अच्छा, पोस्ट सर्जरी रिकवरी को किस तरह से आप लोग सुनिश्चित करते हैं? हाँ, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में जो जैसे टाँके निकलने का टाइम है, करीब 2 हफ्ते के आसपास हम लोग टाँके निकालते हैं ऑपरेशन के बाद। तो उसमें कई मरीज़ अगर रुकना चाहते हैं हॉस्पिटल में उस 2 हफ्ते तक, तो हम उनको रोक लेते हैं। और कई बार जो मरीज़ घर जाना चाहता है तो हम 5 या 7 दिन के बाद भी उनको डिस्चार्ज कर देते हैं और फिर ओपीडी में जाके वो अपने टाँके निकलवा सकते हैं। इसके अलावा जो पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन में जो एक्सरसाइज हैं और बाकी चीज़ें हैं, उनकी जानकारी हम जो है वार्ड में जब मरीज़ होता है ऑपरेशन के बाद, उस टाइम हम वहाँ पे वो एक्सरसाइज कराते हैं। और ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के साथ हमारा एक यहाँ पे पीएमआर डिपार्टमेंट भी है, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट। तो हम दोनों डिपार्टमेंट मिलके जो है पोस्ट रिहेबिलिटेशन है पेशेंट का, वो अच्छे से हो ये सुनिश्चित करते हैं। सर, एक चीज़ और, घुटनों की समस्याएं जैसे जैसे एज बढ़ती है घुटनों की समस्याएं बढ़ती हैं। जी जी। तो किस प्रकार से इसको लोग रोक सकते हैं अपने घर में ही? किस प्रकार से एक्सरसाइज करें या फिर उनका खान पान कैसा होना चाहिए, डाइट कैसी होनी चाहिए, इस पर कुछ जानकारी दीजिए। घुटने की जो समस्या है, या जैसे हम आर्थराइटिस बोलते हैं घुटने की, वो कई वजह से होता है। हम किसी एक वजह को उसमें जो है उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जैसे किसी का वेट ज़्यादा है, या जेनेटिक रीजंस हैं, या चोट लगी कभी घुटने में, फ्रैक्चर हो गया या इन्फेक्शन हो गया, तो ऐसे मल्टीपल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आर्थराइटिस होता है। तो जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, हम उनको जो दवाइयाँ हैं और बाकी चीज़ें हैं एक्सरे कराते हैं। उसके बाद जो एक जनरल गाइडलाइंस हम पेशेंट को देते हैं कि
थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ना, पालती मार के बैठना, उकड़ू होके बैठना, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें। मना नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा है कि अवॉइड किया जाए इन चीज़ों को, जितना बचा जा सकता है उतना बचा जाए। शुरुआती दौर पे हमने देखा है बहुत से लोगों को जब घुटनों की समस्याएं होती हैं तो लोग सीधे जाते हैं मेडिकल स्टोर में और कैल्शियम की दवाएं लेके खाने लगते हैं। जी, क्या ये ठीक है? कैल्शियम की दवा खाई जा सकती है, लेकिन उसका घुटने के दर्द पे कोई प्रभाव नहीं है। जो बोन की क्वालिटी है, और अगर विटामिन डेफिशिएंसी है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है मरीज़ में, तो उसमें उस कैल्शियम और विटामिन डी की दवा खाने से फ़ायदा होगा, लेकिन घुटने के दर्द में उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो सर, जो युवा डॉक्टर हैं जो आर्थो के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? पढ़ाई करनी पड़ेगी उनको, जी। जो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और तब जाके पोस्ट ग्रेजुएशन में ऑर्थोपेडिक्स की सीट मिल पाती है। और तो जो भी आना चाहते हैं, मैं उनको बधाई दूंगा कि मेहनत करें इस दिशा में। और सर, ठंड आ गई है, ठंड में भी जो हमने देखा है कि समस्याएं आर्थो की बढ़ जाती जी। हैं, खासकर घुटनों की तो समस्याएं ज़्यादा जी, बढ़ जाती जी, हैं। जी। तो लोगों को क्या एडवाइस, हमारे श्रोताओं को बताइए किस तरह से ठंड में बचाव कर सकें वो? ठंड में क्या होता है कि थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, जिस वजह से जोड़ों की समस्या बढ़ जाती है, सूजन बढ़ जाती है। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि ठंड से बचाव किया जाए जितना बचा जा सकता है, और अगर कोई दिक्कत जोड़ों की डेवलप होती है तो तुरंत उसका इलाज जो है किसी भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से लिया जाए। अच्छा, सर्वाइकल्स का भी जो है इस पे कुछ रोल होता है क्या, कि कैल्शियम की कमी हुई तो सर्वाइकल हुआ, या सर्वाइकल? नहीं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी एक तरीके की आर्थराइटिस ही होती है। जो रीढ़ की हड्डी के जोड़ होते हैं वो थोड़े छोटे साइज़ के होते हैं, और कई सारे जोड़ होते हैं। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इज आर्थराइटिस ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। जी। तो जैसे कुछ लोग कई सालों से कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, या गर्दन झुका के काम ज़्यादा करना पड़ता है उनको, ऐसा उनका जो है पेशा है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा चांस होता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की दिक्कत उनको डेवलप हो जाती है। तो इसके लिए क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे श्रोताओं को? उसके लिए भी यही है कि एक्सरसाइज होती हैं गर्दन के लिए कुछ, जिन्हें हम पेशेंट्स को बताते हैं, आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेस। वो एक्सरसाइजेस वो करें, और जो पोस्चर है गर्दन का, जब भी वो काम कर रहे हैं अपना कंप्यूटर पे या मोबाइल पे या घर का भी कोई काम है, तो गर्दन को ज़्यादा झुका के उसको काम ना किया जाए। तो ये हम उनको एडवाइस देते हैं। डॉक्टर गौरव, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारियाँ दी। हम फिर मिलेंगे अपने खास कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई के अगले अंक में। तब तक के लिए इजाज़त कीजिए। नमस्कार।